हाय एंड वेलकम टू दी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मैं हूं फ़हाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन पे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जाना और काफ़ी कंप्लीट डिस्कशन हमारी रही विद एग्जांपल। एक्सेल पे भी हमने एक एग्जांपल की और स्लाइड पे भी देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इस सेशन पे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियस सेशन और फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस कोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फ़हाद हुसैन CS से मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ यहाँ पर मौजूद है जिन्हें आप विद ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम कॉन्टेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड या कोड, वो तमाम फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग फ़हाद हुसैन CS blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद आप फ्रीली ये तमाम चीज़ें डाउनलोड करके यूज़ कर सकेंगे। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर कोड अपलोड किया जाए आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो चीज़ों को आप आसानी के साथ यूज़ कर सकें। तो प्रीवियसली सेशंस पर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल कम्प्लीटली जाना कि क्या है, इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या किरदार है, फार्मूलाज इसका क्या है, जिस तरह से f(x) जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था ये किस तरह से आ रहा था और सारी चीज़ें हमने जानी। इस सेशन पर हमें डिस्कस करना है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि वाई वी प्रेफर टू यूज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्यों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट्स फिट मैनी नेचुरल फेनोमेना। फॉर एग्जाम्पल हाइट, blood pressure, measurement error, and IQ score follow the normal distribution. It is also known as the Gaussian distribution and the Bell curve. ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं कि normal distribution को Gaussian भी कहा जाता है और ये Bell curve में। लेकिन एक important चीज़ हमें यहाँ पर अभी समझ में आई कि normally जो हमारे पास natural phenomena में जो data होता है, जैसे height of the humans हैं या blood pressure है या जो मेजरमेंट एरर है, IQ लेवल है, ये तमाम चीज़ों को अगर आप किसी पॉपुलेशन से या सैम्पल से लेते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूशन वे पर यानी उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते हैं तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यही वजह है कि स्टैट्स के अंदर हम मेजरली कई प्रॉब्लम्स को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान नहीं होती। यही वजह है कि जो हमारे कंप्यूटेशनल पावर हैं वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहे होते हैं उस काम के लिए। लिहाजा इसी चीज़ को देखते हुए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया स्टैटिस्टिशियन की तरफ से ताकि हम अपने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक डिफरेंस देखें यहाँ पर विजुलाइजेशन के फॉर्म पर, तो सबसे पहले हमने एम्पेरिकल रूल में देखा हुआ था कि मीन के जो डिफरेंसेस है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 और 3 के फॉर्म पर है और उनके अलग अलग रेंज वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं कि 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और फिर 3 का डिफरेंस है और एट लास्ट हमारे पास एरर वैल्यूज़ हैं जो कि 0.15 और 0.15 है। लेकिन अगर मैं इसको स्टैंडर्डाइज कर दूं तो इसकी वैल्यूज़ का मीन जो होगा, तमाम वैल्यूज़ के मीन, वो 0 के बराबर हो जाएगा और उसका जो SD होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बराबर होगा और उसका मीन 0 होगा। और अब मीन 0 होने का मतलब ये है कि जब मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो ये पॉजिटिव वे पे इंक्रीज़ होगा और जब मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो ये वैल्यू डिक्रीज़ होगी। इस तरह से आपकी तमाम वैल्यूज़ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे मौजूद थी वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगी और हम आसानी से उसको इन अ फॉर्म ऑफ द प्रेडिक्शन या प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसको बाय वर्ड्स भी देख लेते हैं। द वर्ड स्टैंडर्डाइजेशन में साउंड अ लिटिल वियर्ड एट फर्स्ट बट अंडरस्टैंडिंग इट इज़ द एग्जैक्ट context of these statistics, it not brain surgery. It's sometimes that has to do with distribution. In fact, every distribution can be standardized. यानी जिस तरह की भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो आप उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। इसलिए द मीन and the variance of the variable are mu and sigma square respectively. Standardization is the process of transforming a variable to one with mean 0 and standard deviation is 1. यही चीज़ अभी हमने देखी कि हम अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से प्लॉट करते हैं अपने वैल्यूज़ को कि उसका मीन जो है वो 0 के बराबर हो जाए और जब उन पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाए तो 1 के बराबर हो। इस एग्जांपल पे देखें, हमारे पास फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में पहला जो एट्रीब्यूट है वो डेट का है और हम एज्यूम करते हैं कि सेकंड जो है वो एज का है। तो इस एज के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ 25, यहाँ पर 59, यहाँ पर 19। ठीक है, इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इसमें वेरिएशन जो हम देख चुके हैं वो ज़्यादा होगी।
तो हर एक वेरिएशन को हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल के साथ साथ जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड वे पर उसको लेकर आते हैं तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा होती है, तो प्रोडक्शन में कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लगेगी जब आप मॉडलिंग उसकी कर रहे होंगे। तो जहाँ पर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं तो आपकी वैल्यूज़ जो है वो 0 से 1 के दरमियान आना शुरू हो जाती है, जो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। तो तमाम वैल्यूज़ 0 से 1 के दरमियान आ गई। अब मॉडलिंग आसान हो गई और इस आसान मॉडलिंग के ज़रिए से हम आसानी से काम कर सकेंगे और इसी चीज़ को z वैल्यू से फाइंड किया जाता है, जो हमने फ्रॉम द स्टार्टिंग डिस्कस किया था कि हम z वैल्यू को उसी वक्त समझ सकेंगे जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझें। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एग्जैक्ट इक्वल टू द z वैल्यू विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेरिएशन पोजीशन ऑफ द वैल्यूज़, ठीक है। तो पोजीशन जो हम मालूम करना चाह रहे थे उसमें पहली चीज़ हमारी z वैल्यू। तो हम अपने उसी पहली स्लाइड पर चलते हैं जहाँ पर हमने इस टॉपिक को मेजर ऑफ पोजीशन को स्टार्ट किया था। तो मेजर ऑफ पोजीशन पे हमने जाना था कि जो पहला पार्ट है वो हमारा z स्कोर है, यानी स्टैंडर्ड स्कोर है, और इसी स्टैंडर्ड स्कोर को इन शॉर्ट आप स्टैंडर्ड या स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए इनके अलग फार्मूलाज होंगे, यानी पॉपुलेशन के लिए अलग और सैम्पल के लिए अलग। लेट्स सी। तो ये इसका फॉर्मूला है, यानी अगर मैं किसी सैम्पल में से या किसी पॉपुलेशन में से, ये सैम्पल का है और ये जो है हमारे पॉपुलेशन का है, मैं इंडिविजुअली किसी वैल्यू की पोजीशन मालूम करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इंडिविजुअल उस वैल्यू को उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करना होगा और उसके बाद उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। इसी तरह से यही चीज़ पॉपुलेशन के लिए होगी, तो सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा, सिर्फ साइन चेंज हो गया है म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन के, जिसके बेस पर हम आसानी से अपने z वैल्यू को इंडिविजुअल के लिए मालूम कर सकेंगे। और जब तमाम के लिए इंडिविजुअल वैल्यूज़ मालूम हो जाएगी और उन वैल्यूज़ को जब प्लॉट किया जाएगा तो दैट विल बी द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सेल में चलते हैं, क्योंकि एक्सेल पे हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जब हम टॉपिक कर रहे थे तो उसे हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया था। उसी शीट के अंदर हम मेजर ऑफ पोजीशन में z स्कोर को फाइंड करते हैं ताकि हमें प्रॉपर्ली समझ में आ जाए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर हम किस तरह से बाय यूजिंग z वैल्यू जाते हैं। तो बैक टू द एक्सेल। ओके, नाउ मैं एक्सेल पे इस वक्त मौजूद हूँ और हम उसी शीट को इस्तेमाल कर रहे हैं जो लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पल के लिए किया था। तो इस वक्त दो कॉलम्स मैंने मज़ीद ऐड किए हैं इसमें, z स्कोर सैम्पल एंड z स्कोर पॉपुलेशन, और इस वक्त ये x की तमाम वैल्यूज़ हैं और ये इनके मीन्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है और फिर सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो फार्मूला z स्कोर का ये कहता है कि इंडिविजुअल x की वैल्यू, यानी जिसका आप x z वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, उसे आप माइनस करेंगे उसके मीन से और फिर डिवाइड कर देंगे सैम्पल के लिए उसी सीरीज़ की वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन से। यानी इस वक्त हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पल का वो यहाँ पर मौजूद है, वो मैंने वैल्यू ले ली। अब मैं इसे एब्सोल्यूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं इसे ड्रैग करूँ तो इसकी वैल्यूज़ सेल नंबर चेंज ना करे, जबकि इसके अलावा ये तमाम वैल्यूज़ चेंज होंगी एक्स और मीन की, क्योंकि हर दफ़ा ही मैंने मीन लिखा हुआ है, एंटर किया और उसके बाद मैंने इस फार्मूले को यहाँ से ड्रैग कर दिया। तो इस बेस पे ये हुआ कि हर सीरीज़ पर हमें वो फार्मूलाज मिल रहा है जिन फार्मूलाज को हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे इस सेल पर अगर मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूँ तो एक्स को उसके मीन से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और डिवाइड किया जा रहा है उसी स्टैंडर्ड डेविएशन के सैम्पल के साथ जो यहाँ पर मौजूद है। सेम फार्मूला मैं पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल करूँगा, तो इक्वल साइन दिस सेल माइनस दिस सेल मीन एंड डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लिया और मैं इसे भी एब्सोल्यूट कर दूंगा। अल्फ़ाबेट से पहले एंड बाद में डॉलर साइन लगाना होता है, मैं एंटर किया और उसके बाद मैंने यहाँ से भी इसे ड्रैग कर दिया। तो इस तरह से हमें इंडिविजुअली हर वैल्यूज़ का z स्कोर यहाँ पर इन टर्म ऑफ द पोजीशन मिल चुका है कि एक्चुअली इस इंडिविजुअल वैल्यू की z वैल्यू क्या है। अब हमें एट लास्ट ये समझना है कि ये z वैल्यू हमें स्टैंडर्डाइजेशन तो बता रही है, लेकिन इसके अलावा हमें क्या बताती है। जिस तरह से हमें मीन वैल्यूज़ कुछ बताती है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है, तो ये z वैल्यू हमें क्या बताती है। तो एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन हमें z वैल्यू क्या बता रही होती है कि एक्चुअली हाउ मच फार वैल्यूज़ फ्रॉम मीन, यानी आप अपने मीन से कितने दूर हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी आप अपने मीन से, ये आप मीन वैल्यूज़ है, यहाँ से कितने दूर हैं वैल्यू के फॉर्म पे नहीं बल्कि SD के फॉर्म पर इस वक्त आप कितने दूर हैं, ये चीज़ आपको z वैल्यू बता रही होती है। और इसी बेस पर हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज करके प्लॉट करके शो करवा रहे होते हैं। एंड द लास्ट वन हमारे पास एक वेबसाइट है स्टैट्स
app.utsc, जहाँ पर मैं सिमुलेशन बेस इन दोनों चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व में हम z वैल्यू को किस तरह से रोटेट करते हुए, चेंज करते हुए अपनी वैल्यूज़ को स्टैंडर्डाइज होता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो हम एट लास्ट इस वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ पर हम इस चीज़ को समझते हैं। ओके जी, statsapp.utsc वेबसाइट पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देख रहे हैं और इस कर्व के अंदर हमारे पास सिमुलेशन पर वैल्यूज़ इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन मौजूद है, म्यू मौजूद है, स्टैंडर्ड डिविएशन मौजूद है, एक्स मिनिमम और एक्स मौजूद है और प्रोपोर्शनल सैम्पल की वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है। जो वैल्यूज़ आप जिस फॉर्म पर यहाँ पर विजुलाइज करेंगे उसके कलर उसी तरह से चेंज होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि z की वैल्यू इस प्लॉट एरिया पर जहाँ पर इस वक्त हमारा कर्व मौजूद है वो फॉर्मूले के मुताबिक एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन में 0.49 आ रहा है, यानी इस वक्त उसकी मीन से जो वैल्यूज़ है वो कितनी दूर है इन अ फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन वो आ रही है। आप यहाँ से चाहें तो वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मीन चेंज होने की वजह से आप देख रहे हैं और हम ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जान चुके हैं कि जब हम मीन को चेंज करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है वो पूरा अपनी लोकेशन चेंज करता है। और हमने ये भी देखा हुआ है कि जब स्टैंडर्ड डिविएशन को चेंज किया जाता है तो उसके स्प्रेड जो एरिया है वो कम और ज़्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं स्प्रेड एरिया कम और ज़्यादा हो रहा है। एक्स मिनिमम के ज़रिए से आप जो मिनिमम वैल्यूज़ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने z वैल्यू को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, यानी जिस एरिया पर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर इसमें z की वैल्यू चेंज होती जा रही है। ये देखें, जहाँ जहाँ पर मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ z की वैल्यू चेंज होती रहेगी और हमें परसेंट पे भी वो वैल्यू मिल रही है स्टैंडर्डाइज पर। और जिस तरह से मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर वो एरिया भी कलर्स फॉर्म पर आ रहा है और जिस डेटा पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा उसकी z वैल्यूज़ भी मुझे हर जगह पर दिख रही है कि उसकी z वैल्यू क्या है। तो इस तरह से इस सेशन पे हमने जाना कि एक्चुअली z वैल्यू क्या है या स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है और किस तरह से हम एक इंडिविजुअल वैल्यू की पोजीशन को जानते हैं बाय यूजिंग अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोजीशन बाय यूजिंग z वैल्यू। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा मैं इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो चलेगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कमिंग वीडियोज़ के हवाले से आप बर वक्त जान सकें और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं।